आइन कहता है कि जैसे ही आप अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करते हैं, जो गवर्नर है उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट देनी है। 18 दिन हो गए, दोनों गवर्नर्स ने डेट नहीं दी इलेक्शन की। जो इंपोर्टेड डाकू बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, ये खौफजदा इलेक्शन से, इनको पता है कि इलेक्शन में ये जीत नहीं सकती। जब हम 100 जनाजे उठा रहे थे, वो हाई कोर्ट में फिर रहे थे कि इलेक्शन करो। हम इलेक्शन करते हैं और सिक्योरिटी देना सुबह हुकूमत और पुलिस का काम है। मैंने कहा कि इलेक्शन कराए, लेकिन एक मशवरत करे। हमने जेल भरो तहरीक करनी है और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। सारी पार्टी को और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक, और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे। हमने उनको दावत दी, लेकिन अब कौन फैसला करेगी कि इस तरह वाकयात पर भी हम अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो फिर देख लो कि किसका एजेंडा क्या है। आपका एजेंडा जाती है, हमारा एजेंडा नेशनल है। आपका एजेंडा जाती नैब के केसेस से फरागत है। पीडीएम की गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूंगा कि आप अपनी सफों में फैसला कीजिए, आप मफाहमत चाहते हैं या टकराव चाहते हैं। तहरीक इंसाफ दोनों के लिए तैयार है। मुल्क की तकदीर को बेहतर करने के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने की तैयार नहीं। शहबाज शरीफ साहब फैसला कीजिए, इल्जाम लगाना है या दावत देनी। फैसला कीजिए, सियासी इंतकाम लेना है या शिरकत की दावत देनी है। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं। ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है, इससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं हमारे, इनका सिर्फ मकसद ही एक है कि किसी ना किसी तरह ऑपोजिशन को डरा धमका के खत्म करो, ताकि ये खत्म हो जाए तो फिर वो जो मैन जिसका नाम 12th मैन भी रखा हुआ है वो लड़ने से भागा भागा है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल, मैं हूं वहाब हसन। तहरीक इंसाफ दोनों असेंबलियां तहलील करके इंतखाबात की तारीख की मुंसजर है। अब तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी इसी मामले से मशरूत कर दी गई, मगर हुकूमत इस मामले पर किसी भी तरह आमादा नजर नहीं आ रही। साबिक वजीर आज़म इमरान खान अब भी कह रहे हैं कि हुकूमत इंतखाबात से नहीं भाग सकती। तो सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के पास ऐसी क्या हिकमत अमली है जो हालात को इंतखाबात की तरफ धकेल सकती है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ने। इमरान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया है, खान साहब तैयार हैं इस तहरीक के लिए? खान साहब ने ऐलान किया है तो वो पूरी भरपूर तैयारी के साथ उन्होंने ऐलान किया है, और पूरे सिर्फ खान साहब नहीं, न सिर्फ उनके वर्कर्स, उनके लीडर्स, बल्कि अवाम भी इस दफ़ा आप देखेंगे कि वो खान साहब के साथ खड़े होंगे शाना बशाना जेल भरो तहरीक के लिए। खान साहब को तो इन्होंने ये पीछे लगे हुए हैं मुसलसल के, इन्होंने कभी अरेस्ट करना है, कभी खान साहब को कत्ल करने की मनसूबाबंदी हो जाती है, खान साहब की FIR नहीं कटती मर्डर अटैम्प्ट की, कभी डिस्क्वालीफाई करने के लिए काम करते हैं। तो एक दफ़ा जेल भरो तहरीक चलाते हैं, हम जेल खुद जाते हैं। हुकूमत आपको APC में शिरकत की दावत दे रही है, तो शिरकत के लिए आमादा क्यों नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ APC में? देखिए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस उन लोगों के साथ बैठ के करें जो कोई सेंस प्रिवेल जिनको करें। अच्छा। इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या करना है? इन्होंने सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के मंसूबे बनाने हैं। हम इस जुर्म में इनके साथ शामिल नहीं हो सकते। इन्होंने 8 माह में 17 अरब डॉलर की पाकिस्तान की रिजर्व्स को उठा के 3 अरब डॉलर पर ले आए हैं, और ये इसके बाद भी इनके पास पैसे नहीं है। 14 अरब डॉलर मार्च में पेमेंट करनी है, उस पेमेंट के लिए इनके पास पैसे नहीं है, और ये अभी इनकी शाहाना खर्चियाँ कम नहीं हो रही। तकरीबन 90 के करीब इनके मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स और सारे लग चुके हैं, और वो आप देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में बादशाही निज़ाम कायम है। आटा 55 रुपये किलो से लेके अब इन्होंने 170 रुपये किलो पर ले गए। मुर्गी 300 रुपये किलो थी जब हमारी हुकूमत ख़त्म की गई, आज 700 रुपये को मुर्गी टच कर रही है। गरीब के पास तो पैसा नहीं है, उसकी तो जॉब पहले ख़त्म हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, उसके बाद अब इन्होंने ये तबाहियाँ फेर दी। पेट्रोल की बम गिराया एक दफ़ा, तब दूसरा बम गिराने की तैयारी है पेट्रोल की। ये पेट्रोल तकरीबन 350 रुपये तक ले जाने की तैयारी है। IMF ने जो शर्तें लगाई हैं बड़ी कड़ी शर्तें हैं। ये शराइत पूरी करने में आम पाकिस्तानी जो एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, दिहाड़ीदार है, उसकी तो चीखें निकल जाएंगी। ये मिडिल क्लास से भी बर्दाश्त से बाहर होगा। ये सब इनके साथ बैठ के इस जुर्म में शरीक नहीं हो सकते हम। किस चीज़ की APC? हमने सिर्फ इनसे कहा है कि आप आइन के मुताबिक
पाकिस्तान में फौरी तौर से इंतखाबात कराएं, क्योंकि एक स्टेबल सियासी गवर्नमेंट के पास ही इस चीज़ का हल है। ये पकड़ धकड़ 11 और ये जो डंडे के जोर पे सारे जमा हुए हुए उसके पास हल नहीं है। समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को 2 सूबों में जल्द इंतखाबात की तारीख मिल जाएगी, चूँकि तहरीक इंसाफ ने अदालतों से भी रुजू किया हुआ है इस मामले पर? हमें परवाह नहीं है जल्द मिलेगी ना देर से मिलेगी। अच्छा। होंगे ज़रूर इंतखाबात, आज नहीं होंगे कल होंगे, इंतखाबात ज़रूर होंगे। इंतखाबात से ये भागते हैं क्योंकि ये अवाम के पास नहीं ना जा सकते। ये स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल ज़ोर ज़बरदस्ती, दौस दप्पल, बदमाशी पुलिस के ज़रिए करना, इसको उठा लो उसको उठा लो इसको गिरा लो, ये सारे कामों में ये लगे हुए हैं। इन्होंने ना मुल्क की सिक्योरिटी की तरफ देखा ना मुल्क की मईशत की तरफ देखा, सिवाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे काबू किया जाए और इमरान खान को कैसे काबू कर दिया जाए, उसको जेल डाल दिया जाए या उनको सियासत से बाहर कर दिया जाए। इसके अलावा प्लानिंग इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके जो 100 के करीब वुज़रा बैठे हुए हैं, ये क्या प्लान करते हैं सारा दिन? मुझे बताएं ना कि इन्होंने कौन सा एक रोड मैप बनाया है पाकिस्तान को इस दलदल में जहाँ पे ले गए वहाँ से निकालने का। वो इसहाक डार साहब जो जादूगर समझे जाते हैं, सियासी वो इकनॉमिक जादूगर, वो अब फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान की खुशहाली जो है अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के हाथ में तो है, ये तो हमें भी पता है। तो आप क्या जादू करने आए थे यहाँ पे? सारा जो काम कर रहे थे, जो जरा सा कुछ बेहतर हो जाए वो मैंने किया, जो खराब हो जाए वो आप डाल दें कुदरत पे कि जनाब ये तो कुदरती प्रॉब्लम है, अल्लाह की तरफ से है, मैं क्या करूं। अच्छा इमरान साहब, सब कुछ कर लिया, अदालतों से भी राबता हो गया, अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसमें कमी होगी? कोई खदशा है इस तरह का आपको? 0 0। बल्कि कई लोग तो पार्टी में खान साहब को ये कहते रहे हैं कि खान साहब अच्छा है जिस तरह से ये हुकूमत चला रहे हैं और ये अपनी तबाही फेर रहे हैं, इनको करने दें अक्टूबर में इंतखाबात, अक्टूबर तक इन्होंने अपनी ऐसी की तैसी कर लेनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि जो मुल्क की इकानमी है वो मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकती इनकी प्रेजेंस की, क्योंकि अगर ये और तबाहियाँ फेरेंगे तहरीक इंसाफ का ग्राफ और ऊपर जाएगा, लेकिन जो इकानमी है वो मज़ीद नीचे से नीचे जाती चली जाएगी। तो इकानमी को संभालेंगे कैसे? इस मुल्क को आखिरकार हमने आगे लेकर जाना है। ये मुल्क हम सबका है, ये किसी के बाप का नहीं है मुल्क। वो एक बैठ जाए अटक के कि जी बस अच्छा करूँ बुरा करूँ मैं ही करूँगा सारा कुछ। ये एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में इंतखाबात के ज़रिए अपनी हुकूमत को मुंतखब किया जाता है। ये मुंतखब हुकूमत नहीं है। ये जिस तरह से आए हैं वोट चोरी करके, लोगों को ख़रीद के, सिंध हाउस में जिस तरह से बोलियां लगी, लोग बिके, उसके ऊपर ये यहाँ बैठे हुए हैं और इन्हें कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि इनकी जायदादें, इनके बच्चे, इनके घर, इनके कारोबार सब पाकिस्तान से बाहर, इनका पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर इमरान खान साहब के नाअहली से मुतालिक भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि तोशा खाना की एक तलवार भी लटक रही है, तो आप समझते हैं कि इमरान खान की नाअहली का कोई ख़तरा है तहरीक इंसाफ को? शायद ये हम देख रहे हैं मुसलसल तरीके से कि ख्वाहिश है PDM की हुकूमत की कि वो ECP के ज़रिए इमरान खान को नाअहल करवा दें। लेकिन हमें यकीन है अल्लाह की ज़ात पे और हमें यकीन है हमारी अदलिया के निज़ाम पे कि जब मामला अदालत में जाएगा, अगर इन्होंने इसको कोशिश की तो इमरान खान को वहाँ से इंसाफ। जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, फिर शेख रशीद गिरफ्तार हो गए, क्या आने वाले दिनों में हुकूमत को इमरान खान की गिरफ्तारी का भी ख़तरा है? गिरफ्तार हो सकते हैं खान साहब? मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ कि अगर इन्होंने इमरान खान को हाथ लगाने की कोशिश की तो ये इनकी सबसे बड़ी सियासी बेवकूफ़ी होगी। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर सियासी लीडर हैं, बाय फार, मुकाबला ही नहीं है उनका। और अगर इन्होंने इमरान खान को हाथ लगाया, गिरफ्तारी करने की कोशिश की, इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, इमरान खान का ग्राफ मज़ीद ऊपर जाएगा और इनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। हम सड़कों पर आएंगे, हम जाम कर देंगे अगर इन्होंने इमरान खान को ऐसी कुछ हरकत करनी है। इमरान ये भी बता दीजिएगा, तहरीक इंसाफ महंगाई, आम आदमी के मसाइल पर एहतजाज क्यों नहीं कर रही? हमारा एक प्रॉब्लम है, हम एहतजाज करते हैं तो वो कहते हैं कि एहतजाज क्यों करते हो, नहीं करते तो कहते हैं एहतजाज क्यों नहीं करते। हम हालांकि मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, हमारे हर MNA MP ने अपने अपने हलकों में एहतजाज किया। आप जिस एहतजाज का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इमरान खान उसको लीड करें और वो एक बड़ा एहतजाज हो और लाखों की तादाद में अवाम आपको रोडों पर नज़र आए, वो जब खान साहब की टांग ठीक हो जाएगी और डॉक्टरों ने इजाज़त दे देंगे तो वो ज़रूर करेंगे। खान साहब भी हर दिन ये गिन रहे हैं कि कब उनको इजाज़त मिले और वो बाहर। हुकूमत जो है APC में शिरकत की दावत दे रही है, तहरीक इंसाफ APC में शिरकत क्यों नहीं कर रही है, इस मुतालिक आपसे जानना चाहूँगा। वजह है जो APC की वजह है, हमने इनके साथ किसी सूरत हमने नहीं बैठना। हम इस हुकूमत को
नहीं मानते कि ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत है। अच्छा। ये ज़ोर ज़बरदस्ती पर कायम हुई हुई हुकूमत है, इसे अवाम इसे नहीं मानती। ये ख़ुद अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई काम ऐसा नहीं कर रहा है जिसके लिए इनके साथ बैठा जाए। और जहाँ तक ये टेररिज्म की बात है, ये शेयर नेग्लिजेंस है हमारी इस हुकूमत की कि इनको यही नहीं पता चला। कब से मुराद सईद चीख रहा है कि यहाँ पे टेररिज्म का ख़तरा बढ़ रहा है, यहाँ पे टेररिस्ट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं। इनको ये मुराद सईद को अरेस्ट करने के चक्कर में पड़ गया कि मुराद सईद को अरेस्ट कर लेते हैं, उसने ऐसे क्यों कहा। तो यहाँ तो जो ज़बान पे पाबंदी है, बोलने पे पाबंदी है। इमरान रियाज खान को किस लिए उठाया, क्या कहा, क्या किया उसने, क्या ऐसी उन्होंने बात करी थी जो सरकार को नागवार गुजरी है। अजीब तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान में, तो इस तमाशे को कहीं ना कहीं तो रोका। इमरान इस्माइल साहब, तहरीक इंसाफ गैर मशरूत तरीके से हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है, बैठेगी गैर मशरूत तरीके से? हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं हुकूमत के साथ, लेकिन सिर्फ एक ही हमारी डिमांड कह लें, शर्त कह लें, एजेंडा कह लें, वो है कि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आम इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर। हमारे पास के अलावा इनसे बात करने के लिए है कुछ नहीं। हम क्या इनसे बात करेंगे? वो उधर जरदारी साहब को भी रियायत चाहिए, इनको भी रियायत चाहिए। और अगर रियायतें ही देने के लिए इमरान खान ने आना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आना है, और इनकी रियायतों के लिए हम मान जाते हैं इनसे, तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा इनों में और हम में? तो हमने तो जो तहरीक चलाई है, जो हमने इसमें 27-28 साल अपनी ज़िंदगी के इसके अंदर लगाए हैं, वो एक ख्वाब के पीछे लगाए कि हम एक नया पाकिस्तान, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, एक इज़्ज़तदार खुद मुख्तार पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं। इसके पीछे हमने लाइफ लगाई अपनी ज़िंदगी। अगर यही हमने कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठना है तो हमने तो ज़ाया की अपनी ज़िंदगी पे पहले ही कर लेते। जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के तनाज़े का क्या हुआ? कोई हल नहीं निकला उसका। हमने इलेक्शन कमीशन के पास गए, हमने उनको फॉर्म 11 की कॉपियाँ दी हैं जिसके बरक्स नताइज आए हैं। यानी फॉर्म 11 हमारे हाथ में है कि हम जीत गए और नतीजा जो है वो कुछ और है। तो ज़ाहिर है कि हमने वो इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जी ये तकरीबन 40 के करीब नशिस्तें बनती हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने कहा है कि जी रिकाउंटिंग कर लें इसकी और ये फॉर्म 11 के तहत फैसला सुनाएं। मुंतज़िर हैं कि फैसला आ जाए इलेक्शन कमीशन का, तो फिर उसके बाद आगे चला जाएगा। तो ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ मुल्क को मौजूदा बहरान से कैसा निकालेगी? क्या प्लान है तहरीक इंसाफ के पास? एक नंबर 1 चीज़ तो ये है कि मुल्क को बहरान से, इस माशी बहरान से निकालने के लिए हमें एक मजबूत सियासी मुंतखब अवामी हुकूमत चाहिए जो अवाम के मैंडेट पर आए। जो अवाम के मैंडेट पर आती है हुकूमत, वही बड़े फैसले कर सकती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 कि इमरान खान जैसे शख्स जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उनसे वालिहाना मोहब्बत करते हैं, अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो लोग अपना पैसा पाकिस्तान लाते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी वो आए थे तो $36 बिलियन तक पहुंच गई थी हमारी फॉरेन रेमिटेंस। तो वो सारे काम हो सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई गंभीर माशी मुश्किल से दोचार है, जिसमें ना वर्ल्ड बैंक आपसे बात कर रहा है, ना IMF आपसे बात करने को तैयार है, ना पेरिस क्लब आपको पैसे देने को तैयार है, ना और एजेंसीज जो हैं वो आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। उसका प्रॉब्लम सिर्फ एक है, उन्हें ये एश्योरेंस नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये कितने दिन लास्ट करेगी। ये 2 दिन चलेगी, 2 महीने चलेगी, 2 साल चलेगी, उन्हें पता नहीं। सो लिहाजा पाकिस्तान में एक मजबूत मुंतखब हुकूमत का क़याम इसमें से हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया था, इस मुतालिक बात कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम कंटिन्यू, वापस आएंगे हम इस ब्रेक के बाद। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल हुकूमत पर तनक़ीद कर रहे हैं। एक तरफ तो इसे महंगाई बढ़ने का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत पर सियासी मुक़दमात पर और इंतकाम का इल्ज़ाम आयद किया है। अपोजिशन के साथ साथ अवाम भी हुकूमत से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही। हुकूमत बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून इस सूरत हाल से कैसे निपटेगी, कैसे संभालेगी सूरत हाल को, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा, हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ गिरफ्तारियों का सिलसिला कब रुकेगा, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो आज जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है, ऐलान किया है, इस हवाले से आपसे कुछ जानना चाहेंगे। मुनासिब ऐलान है ये इस सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जो गिरफ्तारियां
जिनका जिक्र आपने किया और आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शायद कोई गिरफ्तारियों का सिलसिला किसी इरादे के तहत या किसी मनसूबाबंदी के तहत शुरू है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस ज़बान जिस कल्चर को पाकिस्तान की सियासत में फ़रोग़ दिया है, वो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा नुकसान है जो उन्होंने इस मुल्क का किया। मुआशी तौर पे मुल्क को किस तरफ लेके गए, बाकी जो मामलात उन्होंने मुल्क के साथ किए अपने पौने 4 साल दौरे इक़्तिदार में, वो अपनी जगह पे, लेकिन इस मुल्क के अंदर जिस तरह सियासत में उन्होंने शाइस्तगी, रवादारी, अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान है जो इस मुल्क का, इस सिस्टम का और मुल्क के नौजवानों का हुआ है। आज भी आप देखें कि ऐसे बयानात जिन जिन लीडर्स की तरफ से आ रहे हैं जो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, जो मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं, जो मुल्क में आप ये कहें कि खुदा न खास्ता कत्ल व गारत गरी तक मामला जा सकते हैं, उन्हें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया या उसके मुताबिक FIRs दर्ज की गई। अब आप मुझे ये बताएं कि बगैर किसी सबूत के मैं आपको कहूँ कि आप और टीवी चैनल्स में बैठ के कहूँ कि आप फलां बंदे को कत्ल करवाना चाहते हैं, तो मुझे आप बताएं कि उससे आपके ख़ानदान पे, आपकी फैमिली के, आप पे दोस्तों, अकरबा, अजीज़ क्या असरात होंगे। जिन लोगों के बारे में कहूँगा वो आपके बारे में क्या कदम उठा सकते हैं। यानी दोनों तरफ आग लगाने की बात है। और उसके बाद जो बयानात आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। तो और फवाद चौधरी साहब का मामला आप देख लें कि वो एक आईनी इदारे के सरबराहान को उनके खानदान समेत धमकियां लगा रहे हैं कि जनाब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत में और तुम्हारे खानदान समेत तुमसे भुगत लेंगे। अब क्या समझते हैं कि ये बात काबिल दस्तअंदाजी ये पुलिस नहीं है? क्या ऐसे तमाम बयानात को मैं करूं, मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करें? हमारे 2 लोग बल्कि 3 लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किस बुनियाद के ऊपर वो 5-5 साल के लिए नाअहल हुए हैं? निहाल हाशमी जो सेनेटर से, सेनेट की सीट से उन्हें किस लिए हाथ धोना पड़े? उन्होंने भी कमोबेश इससे मिलते जुलते ही अल्फाज कहे थे और उसके बाद उन्हें जेल कितना अरसा काटनी पड़ी आप मुझे बताएं। मेरे ख्याल वो 6 महीने जेल में रहे सिर्फ इस बात पे भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में ये बात कही थी जो इससे मिलता जुलता बयान था जो फवाद चौधरी साहब ने दिया है। तो उस वक्त तो मतलब वो गिरफ्तारियां जो हमारे लोगों की हुई थी वो बिल्कुल ठीक थी। आज अगर उन्हीं बयानात, उन्हीं रेफरेंसेस की बुनियाद के ऊपर अगर कोई गिरफ्तारी हो रही है तो आज जेल भरो तहरीक शौक से भरे जेलें, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कोई जाती इंतकाम या जाती कोई एजेंडा नहीं है। जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ ये मुकदमात होंगे तो और उसे कानून के मुताबिक तो तहरीक का ऐलान ऑलरेडी कर दिया इमरान खान साहब ने, तो क्या प्लान है हुकूमत का? इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है हुकूमत? देखिए, अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान के कानून को तोड़ेंगे तो इमरान खान साहब फरिश्ते तो नहीं है। इमरान खान साहब कोई माफूकुल फितरत हस्ती तो नहीं है। वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमात बन सकते हैं। क्या मुल्क में 3 दफा का मुंतखब वज़ीर आज़म वो 1.5 साल जेल काट सकता है? शहबाज शरीफ साहब को देखें, 3 दफा मुल्क के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अगर 6-6 महीने साल जेल काट सकते हैं। मुकदमात भी जो हैं वो भी झूठे और बेबुनियाद हों। राना सनाउल्लाह, उनके ऊपर जब कोई मुकदमा नहीं बनता, हीरोइन के मुकदमे में वो 6 महीने जेल काट के आते हैं। तो इमरान खान साहब अगर कोई ऐसी बात करेंगे जो खिलाफ कानून होगी या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती होगी तो जरूर होगी। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी कानून से मावरा है या बालातर है। मेरा ख्याल है ये सोच गलत है। क्या हुकूमत ने इंतखाबात मुलतवी कराने की तैयारी कर रखी है? चूँकि तहरीक इंसाफ कहती है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना लाजमी है वरना ये खिलाफ आइन है, तो क्या प्लान है हुकूमत का? मुलतवी करवाने की तैयारी कर रही है हुकूमत ने? ऐसी कोई तैयारी नहीं की। मुल्क में जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, मुल्क में इस वक्त जो मरदमशुमारी चल रही है, मुल्क में जो भी सूरत हाल है उसमें अपने आईनी जो मुद्दत है इंतखाबात के हवाले से उसमें जो चीज़ें चल रही हैं इदारों के बीच में, तो हुकूमत का तो उससे लेना देना नहीं। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और जो मैंने कहा कि सारे मामलात को देखते हुए जो भी फैसला वो और अगर बात होते हैं तो क्या प्लान है PDM का? कौमी असम्बली के ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी PDM? देखिए, ये फैसला तो PDM की क़यादत ने करना है। अभी इसमें एक आध दिन में इंशाल्लाह मुशावरत के बाद बाकायदा जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। और क्या इंतखाबात में ताख़ीर से हुकूमत अपनी पोजीशन बेहतर करने में कामयाब हो जाएगी डॉक्टर साहब? देखिए, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद लोगों को ख्याल ये था कि जो 4 साल में इमरान खान साहब की
हुकूमत एक मुआशी अजाब लेके आई है पाकिस्तान में और महंगाई का सैलाब लेके आई है, वो चंद दिनों के चंद हफ्तों में ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो हो नहीं सका। आइंदा आने वाले दिनों में हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, मुआशी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, और जब खुशहाली आएगी तो जाहिर है उसमें फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त लीड कर रही है कोalition गवर्नमेंट को, वो बहुत बेहतर पोजीशन में होगी। लोगों के हाथ गिले शिकवे हैं, बिल्कुल हमें पता है, लेकिन मुल्क जब बेहतर होता है, आसूदगी आती है, तो आपकी जमाती मकबूलियत में और इजाफा होता है। शाहिद खासी के भी कुछ इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा लीडरशिप से, तो क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून शाहिद खान के बाद मज़ीद इख्तलाफी आवाज़ें भी उठ सकती हैं? शाहिद खान भाई साहब की बात को मैं नहीं समझता कि आप उसे कहेंगे वो कोई इख्तलाफी बात है। वो जमात का हिस्सा है, वो हमारे सीनियर तरीन लीडर हैं, और अगर उनकी कोई ऐसी रिजर्वेशन तो पार्टी के साथ है। पार्टी के अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया पे आ गए हैं, मीडिया पे मेरे हिसाब से ना आते तो और बेहतर होता, लेकिन वो उनका एक राइट है, वो अपना एक इजहार राय कर रहे हैं। और उन्होंने, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बिल्कुल एक ओपन फील्ड देना चाहता हूँ, वो मैदान में आए, खुल के काम करें। नाउ शी इज चीफ ऑर्गेनाइजर, शी इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो ये एक सोच है उनकी, ये कोई पार्टी से इख्तलाफ नहीं है। और उसके अलावा तो मैं समझता हूँ और भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जो पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफी हो। शाहिद साहब के लिए लीडरशिप का बहुत एहतराम है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा उन्हें अपना बड़ा भाई और बिल्कुल उन्हें एक सीनियर तरीन लीडर पार्टी का मानती हैं। हमेशा उनकी मुशावरत के साथ मामलात। अच्छा डॉक्टर साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कब वतन वापस आ रहे हैं? मरियम नवाज ने तो कहा था कि जल्दी वतन वापस आएंगे, आपके पास क्या खबरें उनके वापसी से मुतालिक? बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्द उस तारीख का ऐलान जो है बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि क्या वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जो पॉलिसियाँ हैं नून लीग को मुश्किल में डाला है उन पॉलिसियों ने, बिलखुसूस ये माशी पॉलिसियाँ? देखिए, पॉलिसी इसहाक़ डार साहब की ना तो कोई मुस्लिम लीग नून को मुश्किल में डाला है, ना मैं समझता हूँ कि उनकी कोई पॉलिसी ऐसी है जो कोई और होता तो इससे बेहतर कर लेता। बिल्कुल भी नहीं। डार साहब ने बेहतरीन तरीके से हालात और मामलात को संभाला है, लेकिन जो मजबूरियाँ हैं, जो मुआहदे IMF से इमरान खान साहब के दौर से किए गए, उनकी तौसीक, उन कर्ज़ों की वापसी, पिछले 70 साल में इतने कर्जे नहीं लिए गए जो उन्होंने 4 साल में ले लिए, उनकी अदायगी, उनके लिए मजीद कर्जा लेना, IMF के साथ जो है उन मामलात को जो इमरान खान साहब के दौर से चले आ रहे हैं उन्हें कोई बेहतरी और सुधार की तरफ लेके जाना, ये डार साहब कर रहे हैं। और इसे यकीनन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मैशत में बड़ी पॉजिटिव चेंज आएगी बहुत जल्द। डॉक्टर साहब, आखिर में ये बताइएगा, 78 रुकनी काबीना है, 78 रुकनी काबीना रखने वाली हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रही है। कब रिलीफ देगी हुकूमत? जो मुआविनीन खुसूसी होते हैं, ये उस तरह जो वफाकी वज़रा हैं, जो कैबिनेट होती है, ये इस तरह उसका हिस्सा नहीं होते और ये वो मराद नहीं लेते जो वफाकी वज़रा लेते हैं। तो लिहाजा कैबिनेट जब आप गिनती करते हैं तो उनमें मुआविनीन जो खुसूसी हैं इन्हें ना गिना करें, एक बात। दूसरी बात ये कि काबीना 10 रुकनी हो, ये मैं एक मजमूई बात कर रहा हूँ, या काबीना जो है वो 70 रुकनी हो, जिम्मेदारी होती है काबीना की भी और हुकूमत की भी, वज़ीर आज़म की, कि वो लोगों के लिए रिलीफ लेके आए। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली, हमें बिल्कुल इस बात का इदराक था कि इन हालात में हमारी सियासत को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन जिस तरह रियासत ब्लीड कर रही थी वो रोकना ज़्यादा ज़रूरी था। रियासत डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही थी और जो इमरान खान साहब की सोच थी वो एक ऐसी सोच थी कि वो अगले 10 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को बुलडोज करके मामलात को आगे बढ़ाने की कोई ताने बाने बुने हुए थे। तो उन मैं समझता हूँ कि रास्तों को रोकना और पाकिस्तान को इस्लाह की तरफ लेके जाना, उसकी वजह से हमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचना गवारा कर लिया, लेकिन रियासत को बचाने की कोशिश की है, कर रहे हैं, बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब रियासत बचती है तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारी सियासत भी बचेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस चैलेंज से अपनी कोalition गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर अंदाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम कंटिन्यू है, वापस आएंगे हम इस ब्रेक के बाद।
मुल्क में माशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। महंगाई आसमानों से बातें कर रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। हर दूसरे शोबे के हवाले से खतरात की घंटियाँ बज रही हैं, जबकि हुकूमत अभी तक IMF के तमाम मुतालबात पूरे नहीं कर सकी। यानी अब भी डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है, जिसके नतीजे में अवाम पर माशी बोझ में मजीद इजाफे का इम्कान है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल नस्र डॉक्टर अशफाक हसन साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा, मुल्क की मईशत आज कहाँ खड़ी है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में 75 साल में इतने बदतर हालत में कभी भी पाकिस्तान की मईशत नहीं थी। अच्छा। बल्कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की मईशत को इस हालत में देखूंगा कि वो इतना लाचार हो चुका होगा कि हम कशकोल लेकर दर दर फिरते रहेंगे और हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ये इतना शेमफुल जो है ये एक्ट है कि मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये हकीकत है कि आज हम एक भिखारी से बन गए हैं। एक भिखारी बन गए, बल्कि बना दिए गए हैं। साल के अंदर में भिखारी बन गए, क्योंकि फरवरी में मैं देख रहा था कि $16 बिलियन का रिजर्व था हमारा, आज $3 बिलियन का रिजर्व है। ये 13 बिलियन कहाँ उड़ गए भाई? किसने उड़ा दिया? क्या ये पाकिस्तान की मईशत इससे मजबूत हुई है 13 बिलियन ज़ाया करके, या कमज़ोर हुई है? क्या पाकिस्तान की मईशत आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है या आज एक्सट्रीमली वल्नरेबल है? ये बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स तो यही बताता है कि इससे बदतर हालत में कभी भी पाकिस्तान की मईशत। IMF से बात हो रही है, IMF की हुकूमत से नई शराइत हैं क्या जो हुकूमत को दी गई हैं IMF की तरफ से? देखो, मैं तो अंदर का आदमी तो नहीं हूँ ना, मैं वहाँ मीटिंग में बैठा हुआ हूँ कि अंदर की शराइत क्या होगी। शराइत सिर्फ यही होती है कि पाकिस्तान के जो सनती पैदावार है, इसके इंडस्ट्रीज़ को नॉन कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए, इंटरेस्ट कॉस्ट को कैसे बढ़ाया जाए ताकि आपका बजट का खसारा बढ़ता चला जाए और आप कर्ज़ों में डूबते चले जाएं, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपकी यूटिलिटीज़ जो है उसकी कीमतों को कैसे बढ़ाया जाए कि ना लोग को घर में बिजली, यानी आप ज़रा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर लें कि हमारे पास आज सरप्लस बिजली है। कोई 29 से 30 हज़ार मेगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और हमारा पीक डिमांड खासकर सर्दी में तो बहुत कम हो जाता है कि 22, 23, 24 हज़ार मेगावाट है। तो आप 6 से 7 हज़ार मेगावाट हम सरप्लस बिजली लेके बैठे हुए हैं। तो जब कोई चीज़ सरप्लस लेके बैठी हुई हो तो आप क्या करते हैं? कीमतों को कम करते हैं ताकि आप इस्तेमाल को बढ़ाएं, क्योंकि जितना गैप रहेगा अवेलेबिलिटी में और डिमांड में तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। तो वो हमारी कैपेसिटी पेमेंट बढ़ती चली जाती है। वो तकरीबन आज ट्रिलियन रुपीस के करीब पहुंच गया है हमारी कैपेसिटी पेमेंट। तो जब आप बिजली की कीमत को बढ़ाते चले जाएंगे तो मैं आज घर में 3 बल्ब जला रहा हूं, मैं फिर एक जलाने पे मजबूर हो जाऊंगा, तो मैं तो और भी कम कर दूंगा कंजम्पशन बिजली की। तो हमारे पास जो गैप है वो और बढ़ जाएगा और कैपेसिटी पेमेंट मजीद बढ़ेगा। कॉमन सेंस इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो हमें ये बात कहने के भी हमारे पास हक नहीं है। हम सिर्फ जो वो कहेंगे हमने सुनना है, क्योंकि टेक इट और लीव इट वाली बात होती है। तो पहले हमें इतने वल्नरेबल कर दिया जाता है हाथ पैर बांध कर कि अब इसके पास कुछ भी नहीं है, लिहाजा जो हम कहेंगे इसने करना ही करना है, कोई इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो आज अच्छा डॉक्टर, पाकिस्तान में महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा है, आवाम बड़ी परेशान है, अशिया खुरोनोश की किल्लत है। क्या समझते हैं, मुल्क में नया तूफान आने वाला है महंगाई का? 200% बिल्कुल आएगा। अभी जो हमने इक़दाम किए हैं, पास ऑन किए हैं, तो उसका इमीडिएट तो नहीं आता है ना, थोड़े महीने के अंदर में इसके इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं मार्केट में। तो जनवरी के महीने में ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल वो कोई 27.8% के करीब है, यानी कि 28% है ओवरऑल CPI बेस्ड इन्फ्लेशन। जहां तक फूड इन्फ्लेशन का ताल्लुक है वो कोई 35 से 40% के करीब है, खासकर रूरल एरियाज में ज्यादा है इन्फ्लेशन। तो ये अब जो हम इक़दाम हमने किया है, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस को बढ़ाया है या इंटरेस्ट रेट को हमने बढ़ाया है, इसके असरात आएंगे अभी। तो हम देखेंगे कि फरवरी के महीने में इससे ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा। मैं आपको बताऊं कि आज भी हमने डंडी मारी हुई है
ये इन्फ्लेशन इससे कहीं ज्यादा है। आप इसमें वीट के जो प्राइस है वो इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो वीट की प्राइस है ना, वो जाली प्राइस हमने दी हुई है, ये मार्केट रेट नहीं है। क्या करते हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि जी हम कंट्रोल रेट पे ये 10 बोरी आटा जो है किसी जगह पे हमने किसी शहर में पहुंचा दिया, वो और बाकी शहर में जितनी भी कीमतें हो, लेकिन जो मैंने 10 बोरी आटा कंट्रोल रेट पे दिया है वही कंट्रोल रेट हमारे सीपीआई में इस्तेमाल हो रहा है, वो मार्केट बेस्ड नहीं हो रहा है। अगर इसको मार्केट बेस्ड जो प्राइस को हम लें तो ये इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन कोई 35-36% के करीब होगा, फूड इन्फ्लेशन कोई 50% के करीब होगा। ये भी आपको मैं बता दूं कि ये अंडर स्टेटेड नंबर है ये, तो महंगाई होगा ज़ाहिरी तौर पे। आप भी तैयार हो। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के आने से पहले ये बातें की गई थी कि इनकी पॉलिसियां जो हैं वो मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आएंगी, डॉलर नीचे आएगा, रुपया ऊपर जाएगा। समझते हैं कि माशी पॉलिसियों से मुल्क को नुकसान हो रहा है इनकी? यार मैं किसी के ज़ातियात पे मैं बात नहीं करता हूँ कि कौन सा अच्छा वज़ीर ख़ज़ाना है, किसने अच्छा काम किया, किसने ख़राब काम किया, ये मेरा काम नहीं है। जो शख्स जो जैसा काम करेगा वो नजर आता है, तो किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे यहाँ एक अजीब सी एक रवायत है सियासी जमातों में कि अगर फर्ज कर लो कि कल पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो नवीद कमर उसके वजीर खजाना होंगे, पीएमएल की हुकूमत जब भी आएगी अल्लाह ताला सेहत दे इसहाक डार साहब को, वो इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। सही है, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल राइटिंग है। तो जब पीएमएल यहाँ पर आ गई थी इक़्तिदार में अप्रैल में, तो डार साहब नहीं बनना था। तो मिफ्ता इस्माइल को समझना चाहिए कि ही वॉज एन स्टॉप गैप अरेंजमेंट, स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, क्योंकि डार साहब के बहुत सारे मामलात, और मामलात को मैं अंडर इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, मामलात अभी तय नहीं हो पा रहे थे। तो जैसे ही मामला तय पा गए और उनके कब्र के दर्द भी ठीक हो गया, मामला तय पाते हुए, तो वो पाकिस्तान ले आ गए यहाँ पर। तो वजीर खजाना तो उन्हें नहीं बनना था। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है खुद ब खुद जो है वो मतलब ये है कि उनको ये समझ लेना चाहिए था कि वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। जब भी पीएमएलएन की हुकूमत होगी इसहाक डार साहब ही उसके वजीर खजाना होंगे, ये तो राइटिंग लिखी हुई होती है। तो अब डार साहब जब आए तो वो ग्राउंड रियलिटी का उनको इतना पता नहीं था, क्योंकि बहुत अरसे से वो मुल्क से बाहर थे। इसके बाद जो उनके पार्टी के लोग उनको बताते थे मैशत के बारे में, उनके जहन में वही बातें थी। फिर ये था कि 2013 से 16 तक वो वजीर खजाना थे और IMF का प्रोग्राम भी था। तो उन्होंने समझा कि ये वही उसी किस्म का ही IMF का प्रोग्राम होगा, मैंने तो उनको यूं करके हैंडल कर लेना है। वो बिल्कुल बदल गए। उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान बदल चुका है, हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। तो डार साहब को थोड़ा सा कॉशन की तरफ होना चाहिए था। आते ही उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। मेरे ख्याल में अल्लाह को भी बुरा लगा है उनके बाद, ठीक है ना, कि मैं तो अभी जहाज में चढ़ा ही था कि डॉलर नीचे आना शुरू हुआ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ मेरी दहशत से नीचे आना शुरू हो गया। तो इस किस्म के अल्फाज नहीं कहना चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि IMF के बारे में मैं उनको हैंडल कर लूंगा, फला कर लूंगा, वो क्या है, ये फला है, और मैंने उनको बहुत हैंडल किया है। तो इस किस्म के अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। जब आपकी जेब में पैसा ना हो और उसी इदारे से जब आप पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं तो आंख नहीं दिखाते, ना सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आपको उसी हिसाब से उनसे काम आप ले लेना है। उन्होंने पैसे आपको देने हैं, फिर किस चीज़ की अकड़ हम उसके सामने कर रहे थे। तो ये सब चीज़ों ने भी खराब किया है, काम को खराब किया। डॉक्टर साहब, हम की सूरत हाल का जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर उसका सरसरी से जायज़ा लिया जाए तो ना तो माशी इस्तेहकाम है, ना सियासी इस्तेहकाम है। आप समझते हैं कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है? ऑफ कोर्स, ये तो मैं अप्रैल के महीने से कह रहा हूँ। हालांकि मेरा काम इकोनॉमिक्स है, मैं इकोनॉमिक्स के तालिब इल्म हूँ, मैंने कभी सियासत पे गुफ्तगू नहीं की है, लेकिन अप्रैल के बाद जब ये हुकूमत आ गई और अगर मुल्क में नए इंतखाबात हो जाते हैं तो इंतखाबात से सूरत हाल बेहतर हो सकती है? एक शर्त है, बिल्कुल हो सकती है बेहतर। जो भी लोग इलेक्शन करा रहे हैं, जो भी,
खुद के दिल से पाकिस्तानी बन के इलेक्शन कराएं फॉर वंस कि एक अपनी बायसेस को खत्म करके एक इलेक्शन करा दो। जो जीतता है आपका फेवरेट नहीं होना चाहिए कि जब तक वो नहीं जीतेगा तो फिर ये तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। आप यू शुड बी सीन एज ए न्यूट्रल सीन। अगर ये बता दिया जाए कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमारा कोई फेवरेट नहीं है, जो जीता है हम उसको इक़्तिदार उसके हवाले करेंगे और उसके बाद हम फिर उसके बाद न्यूट्रल हो जाएंगे, तो आप यकीन करें कि ये अनाउंसमेंट भी हो साथ में कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और वी विल बी सीन एज ए न्यूट्रल। हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हमें ये नहीं चाहते कि कोई वो नहीं जीत सके, वो ना आए या फला आए फला ना आए, ये मेरा कोई ये बिजनेस नहीं है। हमने सिर्फ एक पाकिस्तान की खातिर एक इलेक्शन कराना है, जो जीतेगा हम उसके हवाले करके हम फिर अपने अपने काम पे लग जाएंगे, फिर हम न्यूट्रल होंगे। डॉक्टर साहब की कदर जो है वो गिरती जा रही है रोज बरोज, क्या समझते हैं रुपए की रिकॉर्ड तनज़ुली कहाँ जाके रुकेगी है? यार अगर ये मैं फोरकास्ट कर सकता तो आज मैं बिलियनर बन के बैठा रहता। अच्छा, आज मैं बिलियनर होता अगर मैं ये फोरकास्ट कर सकता कि कहां पर एक्सचेंज रेट जाएगा। ठीक है, हम एक्सचेंज रेट इसी तरीके से हो गया है कि जैसे समुंदर में एक किश्ती है वो जिसका कोई मल्ला भी ना हो, तो क्या हो, जिधर समुद्र के थपेड़े जो है उसको जिधर लेके चली जाए वो उसी तरफ जाएगा। हमारा एक्सचेंज रेट भी वैसे ही है, इसका कोई मल्लाह नहीं है, इसको हमने हालात पे छोड़ दिया है। सब पीडीएम जो कहती है कि मौजूदा मुल्की जो मुआशी सूरत हाल है वो इमरान खान उसके ज़िम्मेदार हैं, क्या वाकई में मुल्की मईशत इस मकाम तक पहुँचाने में इमरान खान की जिम्मेदारी है, वही इसके ज़िम्मेदार हैं? देखो यार, फिर मैंने कहा ना कि सियासी जमातों का अपना एक नैरेटिव होता है। अच्छा, ठीक है, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो आप यही काम करेंगे ना, बैक मिरर देख के गाड़ी चलाएंगे आप कि जी ये तो सब पिछले वालों ने किया है, भाई ये साल हो गया आप क्या कर रहे हो। अगर पिछले वालों ने $16 बिलियन रिजर्व छोड़ा था तो आज 3 पे किसने पहुंचा दिया है? इमरान खान ने पहुंचाया है आखिर। तो हमें इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए और जो ड्राइविंग सीट पे होता है लोग उसी की तरफ देखेंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा कि कमज़ोर मईशत मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरा बन रही है, चूँकि कुछ रोज़ कबल हमने एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेशावर में देखा, तो मईशत जो है पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत वो सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरा है। 200%। ये तो मैं बहुत ज़माने से कह रहा हूँ, बहुत ज़माने से कह रहा हूँ कि पहले पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ मिलिट्री होता था, तो अब जो है नेशनल सिक्योरिटी में इकोनॉमिक्स भी आ गया है और ये इकोनॉमिक्स सबसे डोमिनेंट एलिमेंट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी का, और वही कमजोर होते चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी मईशत कमजोर होगी तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी कमजोर होगी। मैं आपको बड़े बड़े डॉक्टर अशफाक हसन साहब, प्रिंसिपल नस्ट, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, जहाँ पर मुल्क के इस्तेहकाम की बात हो तो सबको मिल बैठना चाहिए और किसी हतमी फैसले पर उतरना चाहिए ताकि मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।